हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की भूगोल की बुक से चैप्टर नंबर 2 की पार्ट 2। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था। आई होप आपने वो वीडियो देख ली है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। आज हम लोग पढ़ेंगे बाघ परियोजना से। यहाँ लिखा है, वन्य जीवन संरचना में बाघ यानी टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। यानी जंगलों में जितने सारे जानवर पाए जाते हैं उन सभी जानवरों में बाघ एक इम्पॉर्टेंट जंगली जानवर है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1,827 रह गई है। अधिकारियों ने 20वीं शताब्दी में ये पाया था 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कि उस वक्त बाघों की संख्या 55,000 थी, लेकिन बाद में 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ये संख्या 1,827 रह गई है। अब इसके क्या कारण थे? बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, यानी बाघों को मारा जाता था ताकि उनका व्यापार किया जा सके। आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, यानी कि बाघ कहाँ रहते हैं? बाघ जंगलों में रहते हैं। अगर जंगल के एरिया ही अगर सिकुड़ते जाएंगे तो बाघों का जो आवास स्थल है वो क्या होगा? कम होता जाएगा। और ये भी एक कारण है जिससे कि बाघों की संख्या कम हुई है। भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना। बाघ क्या करते हैं? वो शिकार करते हैं दूसरे जानवरों का और अपना पेट भरते हैं। तो इससे क्या होगा? वो भोजन करते हैं। लेकिन अगर दूसरे जानवर ही अगर कम होते जाएंगे तो बाघों को शिकार करने के लिए जानवर नहीं मिलेंगे, और ये भी एक कारण है जिससे कि बाघों की संख्या कम हुई है। और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है। यानी जो पॉपुलेशन है ह्यूमन बीइंग की, इसकी वजह से भी बाघों की संख्या कम हुई है। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण ये जाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। यानी बाघों का इतना ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा, उनका शिकार किया जाने लगा कि अब बाघ जो है वो लुप्त होने की कगार पर है। यानी कि कुछ ही बाघ बचे हैं। अगर उनको नहीं बचाया गया तो पृथ्वी से बाघ नाम का जो जानवर है वो हट जाएगा। तो ये किसकी वजह है? ये किन कारणों की वजह से है? ये तो बाघों की खाल का व्यापार करने के लिए और उनकी हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है परंपरागत औषधियों में, और इसी वजह से एशियाई देशों में बाघों की खाल का व्यापार और परंपरागत औषधियों में उनके हड्डियों का प्रयोग किया जाता है, और इसी वजह से बाघ विलुप्त होने के कगार पर है। चूँकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं, अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर है। अगर पूरी दुनिया में जितने बाघ हैं उनको अगर 3 हिस्सों में बांटा जाए तो 2 हिस्से सिर्फ भारत और नेपाल ही भरपाई करते हैं। भारत और नेपाल में ही 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध कराया जाता है। यानी भारत में और नेपाल में दुनिया भर के 2/3 बाघ रहते हैं, और इसी वजह से भारत में और नेपाल में शिकार किया जाता है, चोरी की जाती है और गैर कानूनी व्यापार किया जाता है, और इसी वजह से ये जो 2 देश हैं इसमें शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार की जाती है। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई, जब अधिकारियों ने ये देखा कि 55,000 बाघों की संख्या थी लेकिन घटकर वो 1,827 रह गई है। तब उस वक्त एक प्रोजेक्ट तैयार हुआ जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर, और इसमें बाघों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर तैयार की गई थी, प्रोजेक्ट टाइगर की जब शुरुआत की गई थी 1973 में, तो सिर्फ इसमें बाघ को बचाने की ही कोशिश नहीं की गई, अपितु बल्कि इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। इसकी वजह से जितने बड़े बड़े जो जानवर हैं उनको भी बचाने का प्रयास किया गया है। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में
पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। तो सिर्फ बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर तैयार नहीं किया गया, बल्कि बड़े आकार के जो जानवर हैं उनको भी बचाने का प्रयास किया गया है। और इसी वजह से इंडिया के अलग अलग राज्यों में कई तरह के कई राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, कई पशु विहार बनाए गए हैं, जहाँ पर पशु विहार यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर हम जाकर जंगली जानवरों को देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बनाई गई जिससे कि जंगली जानवरों को संरक्षित किया जा सके। आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती हैं, ना कि इसके विभिन्न घटकों पर। आजकल जो संरक्षण परियोजनाएं होती हैं, ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें जानवरों को बचाया जाता है, तो उनका मेन मोटिव क्या होता है कि जैव विविधताओं पर ध्यान केंद्रित होती है। यानी जैव विविधता मीन्स ऐसे जगह जहाँ पर अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हों, ना कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। अब किस तरह से जानवरों को बचाया जाए, इसके कई तरह के तरीकों को अपनाया जा रहा है। ऐसे तरीकों की खोज की जा रही है जिससे कि विलुप्त होने की कगार पर जो जानवर हैं उनको बचाया जा सके, उनको संरक्षित किया जा सके। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। अब जो संरक्षण नियोजन है, ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं जिसमें जानवरों को संरक्षित किया जाए, तो उसमें जो कीट पतंगे हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, उनको भी महत्व मिल रहा है। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। यानी कि वन्य जीव अधिनियम 1980 में बनी थी और 1986 के तहत जितने भी सारे कई सैकड़ों तितलियां हैं, पतंगे हैं, भृंगों हैं और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। यानी इनको भी ये चिन्हित किया गया है कि इन्हें भी संरक्षित किया जाए। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई। ऐसे पौधे जो विलुप्त होने के कगार पर थे, ऐसे पौधों की 6 जातियों को भी वन्य जीव अधिनियम 1980 और 86 में इस सूची में रखी गई है कि इस तरह के पेड़ पौधों को भी बचाने की ज़रूरत है। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण, यानी जंगलों में किस तरह के जानवर पाए जाते हैं, जंगल के कितने प्रकार होते हैं, जंगल में पाए जाने वाले जानवरों के कितने प्रकार होते हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। अगर हम ये चाहते हैं कि जंगल और जंगल में पाए जाने वाले जानवरों को सुरक्षित किया जाए, उनको संरक्षित किया जाए, तो उनका जो प्रबंधन है, उनका रख रखाव, उनका नियंत्रण यानी उनके ऊपर कंट्रोल, ये सारी चीज़ें करना मुश्किल है, कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। तो ये मुश्किल क्यों है, ये कठिन क्यों है? क्योंकि भारत में ज़्यादातर जो जंगल हैं और वन्य जीवन है, या तो वो सरकार के अधिकार में है या फिर वन विभाग या फिर दूसरे विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है, यानी सरकार के जरिए ही वो उनका रखरखाव करती है। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। आरक्षित वन, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। देश में आधे से ज़्यादा जंगल को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया है। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। यानी इस तरह के वन को रिजर्व कर दिया जाता है कि यहाँ पर जो जंगल है उसकी कटाई नहीं होगी और जो जानवर पाए जाते हैं उनका शिकार नहीं किया जाएगा, उन्हें संरक्षित किया जाएगा। रक्षित वन, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। यानी ऐसे वन हैं
जितने टोटल जितने जंगल हैं उनका 1/3 हिस्से को रक्षित किया गया है और ऐसे वन नष्ट ना हो, उन्हें नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अवर्गीकृत वन अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। यानी कि दूसरे सभी तरह के जंगल और बंजर भूमि यानी कि ऐसी भूमि जहाँ पर किसी भी तरह के पेड़ पौधे नहीं उगते हैं और इस तरह की भूमि सरकार, दूसरे व्यक्तियों और समुदायों यानी कि कम्युनिटी के स्वामित्व में होते हैं, इनके अधिकार में होते हैं, उन्हें अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। आरक्षित और रक्षित जंगल ऐसे होते हैं जिनका रखरखाव किया जाता है ताकि इनमें जो पाई जाने वाली इमारती लकड़ी है उनको बचाया जा सके, उनको चोरी होने से बचाया जा सके। अन्य वन पदार्थों यानी कि जंगलों में बहुत सारी ऐसी यूज़फुल चीज़ें पाई जाती हैं उनको भी बचाया जा सके। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। यानी मध्य प्रदेश में जो जंगल पाए जाते हैं वो पूरे प्रदेश के कुल जंगल क्षेत्र का 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। इसके अलावा कई ऐसे राज्य हैं जैसे कि जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल जंगल का एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, यानी वहाँ पर वनों को संरक्षित किया गया है। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है, यानी कि वहाँ पर सरकार का नियंत्रण है, वो बंजर भूमि होंगे या फिर किसी व्यक्तियों का उन पर अधिकार होगा या फिर किसी कम्युनिटी का उन पर अधिकार होगा तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है, यानी कि वहाँ पर जो कम्युनिटी पाई जाती है वहाँ के लोकल कम्युनिटी के प्रबंधन में है, यानी रखरखाव में है। समुदाय और वन संरक्षण यानी कम्युनिटी और जंगलों का संरक्षण, जंगलों का बचाव। वन संरक्षण की नीतियाँ हमारे देश में कोई नई बात नहीं है, यानी कि जंगलों के बचाने की जो नीतियाँ हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, वो हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। हम जानते हैं कि जंगलों से हमें फ़ायदे हैं, लेकिन इस बात से अनजान है कि जंगल हमारे देश में कुछ ऐसे लोगों के आवास भी हैं जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं। आदिवासी कहाँ रहते हैं? जंगलों से वो बहुत प्रेम करते हैं, वो जंगलों के पास ही रहते हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं। भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी होते हैं वो सरकार की सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों की यानी जहाँ पर वो रहते हैं उनके संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें जंगलों से ही फ़ायदे हैं। इसलिए जंगलों को बचाने के लिए वो सरकार के सरकारी अधिकारियों से जुड़े होते हैं। सरिस्का बाग रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। सरिस्का बाग रिजर्व राजस्थान में है और वहां के गांव के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां पर जो खनन का कार्य हो रहा है, जो खुदाई की काम हो रही है, उसको बंद करवाने के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कई क्षेत्र में लोग खुद ही वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं, यानी जंगली जानवरों के आवास की रक्षा कर रहे हैं, जंगलों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप की जा रही है, उन्हें रोका जा रहा है, लेकिन फिर भी वो उनके हस्तक्षेप को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
राजस्थान के अलवर ज़िले में 5 गाँव के लोगों ने, यानी राजस्थान का एक ज़िला है जिसका नाम है अलवर, उसी अलवर ज़िले में 5 गाँव के लोग मिल कर के उन्होंने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकव सोनचुरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून हैं। यानी कि वो लोग पूरी तरीके से जो जंगल है उसको बचाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने इसे घोषित कर दिया है सोनचुरी, और इसके अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं। यानी वहाँ के लोगों ने क्या किया कि वहाँ पर शिकार वर्जित कर देते हैं, यानी कि पूरी तरह से शिकार पर रोक लगाए हुए हैं और बाहर के लोगों को वहाँ पर घुसने से ताकि वहाँ पर वो लोग जंगली जानवरों का शिकार ना करें, उनकी चोरी ना करें, इसलिए वो वन्य जीवन को बचाते हैं, बाहर के लोगों से भी जंगली जानवरों को बचाते हैं, जंगलों को बचाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पवित्र पेड़ों के झुरमुट से पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।